हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी पुस्तक लेकर आई हूँ। देखिए, यह उपन्यास है राही मासूम रज़ा का आधा गाँव। यह बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। देखिए, इसको मैं पढ़ चुकी हूँ और दोबारा से पढ़ रही हूँ। यह बहुत ही अच्छा उपन्यास है। जो भी हमारे हिंदी भाषा प्रेमी हैं, साहित्य प्रेमी हैं, जिनको उपन्यास वगैरह पढ़ने का, खास करके हिंदी साहित्य का शौक है, वो इसे पढ़ें। पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। और हमारे जनपद गाजीपुर जिला की आम लोगों की बोलचाल क्या है और आम जीवन में कैसे शब्दों का बोलचाल लोग करते हैं, उसका सजीव वर्णन है इस पुस्तक में। इस पुस्तक में गांव के देशज शब्दों के साथ उर्दू, फारसी और हिंदी के शब्दों का प्रयोग है। हिंदी में तो खैर लिखा ही गया है, लेकिन उर्दू फारसी शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग है। तो लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राही मासूम रज़ा का जन्म जो है वो 1 सितंबर 1927 में गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा और परवर्ती अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुई थी और इन्होंने वहीं से पीएचडी भी प्राप्त किया और अध्ययन समाप्त करने के बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही इन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया। इन्होंने फिल्मों के लिए भी गाने वगैरह लिखे और सृजनात्मक लेखन भी किया। इनका मानना था कि लेखन को बहुत से लेखकों की तरह घटिया काम नहीं मानते थे, सेमी क्रिएटिव मानते थे। एक ऐसे कवि कथाकार जिनके लिए भारतीय आत्मीयता का तकाजा है। तो प्रकाशित प्रमुख पुस्तकों में इनके आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, कटरा बी, आरजू हिंदी उपन्यास है, मोहब्बत के सिवा उर्दू उपन्यास है, मैं एक फेरी वाला हिंदी कविता संग्रह है, अजनबी रास्ते उर्दू कविता संग्रह है, 1857 हिंदी उर्दू महाकाव्य है, छोटे आदमी की बड़ी कहानी जीवनी है। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। 1980 में इनको राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। वे भारत के उन गिने चुने चित्रकारों में हैं जिन्होंने अपनी कृतियों में भारतीय संवेदनाओं को समसामयिक शैली में अंकित करने में सफलता पाई। अपने रंगों तथा रूपों के लिए यह विख्यात है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, ललित कला अकादमी तथा देश विदेश के अन्य संग्रहालयों में भी कृतियां इनकी संग्रहित है। इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन जो है वो 1984 में राजकमल पेपरबैक्स में हुआ है, तीसरा संस्करण 1989 में और चौथी आवृत्ति 2002 में हुई है। इन्होंने इस पुस्तक को लिखने का सारा श्रेय अपने दोस्त कुंवर पाल सिंह को देते हैं। इनका कहना है कि अगर उनका साथ न होता तो शायद मैं यह कहानी लिख नहीं पाता। तो राही मासूम रज़ा द्वारा लिखित आधा गांव, यानी कि यह गाजीपुर जिला का एक गांव है गंगौली, वहीं की कहानी इसमें लिखी गई है। 1947 में जब स्वाधीनता के समय देश विभाजन की प्रक्रिया चल रही थी, तो उसी समय की कहानी इसमें है और मुसलमानों का बेपर्द जीवन को इन्होंने यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया। बेपर्द यानी बिना पर्दा। तो मुसलमानों की आर्थिक स्थिति कैसी थी, उनका जीवन, रहन सहन को इस उपन्यास में इन्होंने दिखाया है और हिंदू मुसलमानों के कैसे संबंध थे उसको भी इन्होंने दर्शाया है। जैसा कि गांव में उत्तर पट्टी, दक्षिण पट्टी और मोहल्लों में जो गांव बटे रहते हैं, उसी को आधार बनाकर इन्होंने अपने पात्रों को और कहानी को रचा है, पात्रों के जीवन को दिखाया है। तो इसमें मूलतः पाकिस्तान बनाते समय मुसलमानों की मनः स्थिति कैसी थी, हिंदुओं के साथ उनके जो आत्मीय संबंध थे, उस द्वंद्व मूलक अनुभवों का इन्होंने स्मरणीय शब्दांकन किया है। सांप्रदायिकता के खिलाफ एक ऐसा सृजनात्मक प्रहार इन्होंने किया जो दुनिया में कहीं भी राष्ट्रीयता ही के हक में जाता है। लेखकीय चिंता सार्वजनीन है। गंगौली में अगर गंगौली वाले कम तथा सुन्नी और शिया और हिंदू ज्यादा दिखाई देने लगे
तो गंगौली का क्या होगा? दूसरे शब्दों में गंगौली को यदि भारत मान लिया जाए तो भारत का क्या होगा? भारतीय कौन होंगे? अपनी वस्तुगत चिंताओं, गतिशील रचना शिल्प, आंचलिक भाषा सौंदर्य और सांस्कृतिक परिवेश के चित्रण की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण उपन्यास हिंदी कथा साहित्य का बहुचर्चित और निर्विवाद उपलब्धि है यह। तो आप लोग आधा गांव, जो साहित्य प्रेमी होंगे वह तो पढ़े ही होंगे, लेकिन जो लोग नहीं भी पढ़े होंगे वह भी इस उपन्यास को पढ़ें। बहुत ही सुंदर देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है जो कि पूर्वांचल में बोला जाता है। अब जैसे पहला चैप्टर है इसका ऊँघता शहर। तो गाजीपुर के पुराने किले में अब एक स्कूल है जहां गंगा की लहरों की आवाज तो आती है, लेकिन इतिहास के गुनगुनाते या ठंडी सांसें लेने की आवाज नहीं आती है। किले की दीवारों पर अब कोई पहरेदार नहीं होता है, उन तक कोई विद्यार्थी भी नहीं आता है जो डूबते हुए सूरज की रोशनी में चमचमाती हुई गंगा को से कुछ कहे या सुने। ज्यादातर पूर्वी लोग व्यापार के सिलसिले में पहले समय में कलकत्ता जाते थे अपने सपनों को लिए। जैसा कि ये लिखते हैं कि वे अपने सपनों का तेल निकाले और उस जहर को पीकर चुपचाप मर जाएं। लगा झुलने का धक्का बलम कलकत्ता चले गए। कलकत्ता की चटकलों में इस शहर के सपने सन के ताने बाने में बुनकर दिसावर भेज दिए जाते हैं और फिर सिर्फ खाली आंखें रह जाती हैं और वीरान दिल रह जाते हैं और थके हुए बदन रह जाते हैं जो किसी अंधेरी सी कोठरी में पड़े रहते हैं, जो पगडंडियों के कच्चे पक्के तालाबों, धान और मटर के खेतों को याद करते रहते हैं। कलकत्ता किसी शहर का नाम नहीं है। गाजीपुर के बेटे बेटियों के लिए यह भी विरह का एक नाम है। यह शब्द विरह की एक पूरी कहानी है जिसमें न मालूम कितनी आंखों का काजल बहकर सूख चुका है। हर साल हजारों हजार परदेश जाने वाले मेघदूत द्वारा हजारों हजार संदेश भेजते हैं। शायद इसीलिए गाजीपुर में टूट कर पानी बरसता है और बरसात में नई पुरानी दीवारें, मस्जिदें, मंदिरों की छतों, स्कूलों की खिड़कियों के दरवाजे की दरार विरह के आंसुए फूट आते हैं और जुदाई का दर्द जाग उठता है और गाने लगते हैं, बरसत में को घर से ना निकले। अब लेखक कहता है कि यह मेरा शहर है, मैं अब भी अपने शहर की गलियों से गुजरता हूँ। यह मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मेरी छोटी बड़ी कहानियों के रास्ते पर मुझे जगह जगह मिलता है, परंतु इसकी संपूर्ण वास्तविकता अब तक के मेरे काबू में नहीं आई है। इसीलिए मैं का इस्तेमाल मैं इस कहानी में बार बार कहता हूँ ताकि जहां कहीं भी हो मैं उस कहानी को पकड़ सकूं। अब गंगौली गाजीपुर को पहले क्या कहते थे, इसमें लेखक कहता है, आषाढ़ की एक काली रात में तुगलक के एक सरदार सैयद मसूद गाजी ने बाढ़ पर आई गंगा को पार करके गादीपुरी पर हमला किया। चुनाचे यह शहर गादीपुरी से गाजीपुर हो गया। रास्ते वही रहे, गलियां भी वही रही, मकान भी वही रहे, नाम बदल गया। नाम शायद एक ऊपरी खोल होता है जिसे बदला जा सकता है। नाम का व्यक्तित्व से कोई अटूट रिश्ता नहीं होता। शायद कोई ऐसा होता तो गाजीपुर बनकर गादीपुरी को भी बदल जाना चाहिए। हारने वाले ठाकुर, ब्राह्मण, कायस्थ, अहीर, भर और चमार अपने को गादीपुरी कहते और जीतने वाले सैयद, शेख और पठान अपने को गाजीपुरी कहते, परंतु ऐसा नहीं हुआ। गाजीपुर और अगर शहर का नाम न बदला होता तो आज भी यह गादीपुर होता। दोस्तों, मुझे याद है मेरी बहुत दादी की जो जिठानी थी वो गाजीपुर को अक्सर गादीपुर कहती थी। तो मैं बहुत छोटी थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये गाजीपुर को गादीपुर क्यों कहती हैं। अब यह उपन्यास पढ़ने के पश्चात मुझे समझ में आया कि गाजीपुर का नाम पहले गादीपुर था। तो जो मसूद गाजी थे
उनके लड़के थे नूरुद्दीन शहीद, यहीं पर ये मरे थे। इन्हीं की एक छोटी सी करबला बनी हुई थी, और क्या उसको बोलते हैं, करबला इनके स्मारक से थोड़ा दूर बना हुआ था। नूरुद्दीन शहीद की जो समाधि थी वह गंगौली में थी, और उससे थोड़ी दूरी पर करबला बनाया जाता था, जहाँ पे उत्तर पट्टी और दक्षिण पट्टी के शिया सुन्नी मुसलमान जो है वो करबला जो निकलता है उसको निकालने की तैयारी साल भर करते थे, बकरीद मनाते थे। तो जो लेखक थे वो दक्षिण पट्टी के थे। तो कैसे दोनों पट्टी की कहानी आपस में चलती है और कैसे एक दूसरे से तकरार होता है, और कंपटीशन आपस में दोनों पट्टी में चलता रहता है, इसी कहानी का ताना बुना इस पूरे उपन्यास में हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग इस उपन्यास को जरूर पढ़ें। जिनको भी उपन्यास पढ़ने से प्रेम है, गांव के देशज शब्दों को जानना समझना चाहते हैं, वो इसको जरूर पढ़ें। बहुत ही सुंदर उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया है। तो थैंक यू दोस्तों।